राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी कुछ ऐसा कहा है जिस पर हम सभी को बहुत ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ईरान को सीधे धमकी दी है कि अगर वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु समझौता नहीं करता है तो उसे पहले कभी नहीं देखे गए तरीके से बमबारी की जाएगी। इजराइल से शालोम, मैं हनानी नफ्ताली हूं, मध्य पूर्व से नवीनतम अपडेट के साथ। आइए इसे स्पष्ट करते हैं, ये सिर्फ एक और ट्रंप साउंड बाइट नहीं है, यह एक बहुत गंभीर चेतावनी है। राष्ट्रपति ट्रंप तेहरान में शासन को घूर रहे हैं और इसे बहुत स्पष्ट रूप से रख रहे हैं। परमाणु समझौता करें या प्रतिबंधों से भी बदतर कुछ का सामना करें। और ईमानदारी से कहूं तो अगर मैं शासन होता तो मैं सुनता और बहुत ध्यान से सुनता, क्योंकि ट्रंप कभी खेल नहीं खेलते थे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में उन्होंने पहले एक विनाशकारी परमाणु समझौते को छोड़ दिया और ईरान पर भारी प्रतिबंध लगाए, लेकिन उन्होंने शासन के शीर्ष अधिकारियों में से एक सबसे वरिष्ठ अधिकारी कासिम सुलेमानी को भी समाप्त कर दिया। तो हम जानते हैं कि जब ट्रंप कुछ कहते हैं तो उनका मतलब होता है। पिछले हफ्ते से हम ये बात भी देख रहे हैं और यह एक बहुत ही चिंताजनक संकेत है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पहले से ही युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है, एक बहुत बड़े युद्ध के लिए। ट्रंप अवरोध नहीं करते, वह योजना बनाते हैं। और जो हम अभी देख रहे हैं वह एक सैन्य शतरंज की बिसात है जो चुपचाप ईरान के खिलाफ संभावित हमले के लिए तैयार की जा रही है। तो मुझे यह चित्रण करने दें जो अधिकांश लोग नहीं जानते या चूक जाते हैं। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया भारतीय महासागर में स्थित रणनीतिक द्वीप बेस पर तैनात किया है। वे बॉम्बर्स वे ले जाते हैं बंकर बस्टर्स, जो कठोर भूमिगत परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं। और अमेरिका रिपोर्ट के अनुसार उनमें से 7 को डिएगो गार्सिया पर तैनात किया गया है। वे ईरान की सबसे छिपी हुई परमाणु साइटों को निशाना बना सकते हैं, मैं बस कह रहा हूं। और उन्हें डिएगो गार्सिया पर तैनात करने का कारण यह है कि यह यमन और ईरान दोनों के बहुत करीब है। दूसरा बिंदु, यूएसएस हैरी ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी पास में तैनात है और राजनीतिक रिपोर्टों के अनुसार अब अमेरिका मध्य पूर्व में दूसरा विमान वाहक भेजने जा रहा है। ये सजावट के लिए नहीं है, ये एक बहुत महंगी युद्ध मशीन है, एक तैरती हुई युद्ध मशीन। इस बीच यमन में युवा मिलिशिया जो ईरान द्वारा सशस्त्र और समर्थित हैं को लगभग रोजाना अमेरिका द्वारा बमबारी की जा रही है। वायु शक्ति, यह ईरान के लिए एक स्पष्ट संदेश है, आपके प्रॉक्सी कमजोर हैं और आप भी। लेकिन इससे पहले कि हम ट्रंप की रणनीति और इस युद्ध योजना के बारे में बात करना जारी रखें, अगर आप इजराइल के साथ खड़े होना चाहते हैं और बीडीएस यहूदी विरोधी और इजराइल विरोधियों के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं तो theisraelstore.com पर जाएं और गर्व से खरीदारी करें। इजराइल का समर्थन करें, न केवल अपने दिल से बल्कि अपने कार्यों से भी। तो दोस्तों, जो कुछ भी हम देख रहे हैं उससे स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ पक रहा है। सिर्फ एक सवाल है, ट्रंप क्या देख रहे हैं जो अन्य नहीं देख रहे या देखने का नाटक कर रहे हैं? देखिए, ट्रंप ने अमेरिका को पहले रखने के बारे में प्रचार किया था और निश्चित रूप से हम जानते हैं कि ईरान भी अमेरिका के विनाश की इच्छा रखता है। मेरा मतलब है, वे अमेरिका की मौत के नारे लगाते हैं, वे अमेरिका को बड़ा राज्य कहते हैं। शायद ट्रंप देख रहे हैं कि ईरान सिर्फ यूरेनियम को समृद्ध नहीं कर रहा है बल्कि युद्ध बोझ की तैयारी कर रहा है। शायद वह यह देख रहे हैं चीन, रूस और ईरान, जिन्होंने बीजिंग में एक आरामदायक छोटी बैठक की, एक साम्यवादी विश्व व्यवस्था लागू करने की योजना बना रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या, लेकिन शायद ट्रंप जानते हैं कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने की खिड़की बंद हो रही है और जब वह खिड़की बंद हो जाएगी तो इजराइल और पश्चिम एक ऐसे शासन की छाया में रहेंगे जो अमेरिका की मौत के नारे लगाता है जबकि वह एक परमाणु बम बना रहा है। निश्चित रूप से नागरिक उद्देश्यों के लिए नहीं। मुझे लगता है कि ट्रंप वह देख रहे हैं जिसे कमजोर राजनेता वास्तव में नजरअंदाज करना चुनते हैं।
और वह यह है कि ईरान शांति नहीं चाहता, ईरान लाभ चाहता है और यह चाहता है कि उसके पास एक परमाणु हथियार हो जब वह पीड़ित का नाटक कर रहा हो। अब बाइडेन युग की नीति समझौते की नीति थी और इसने कुछ नहीं किया सिवाय ईरान को समय देने के। ट्रंप कह रहे हैं समय समाप्त हो गया है और यहां है चौंकाने वाला हिस्सा, क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप ने सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई को एक पत्र भेजा जिसमें वास्तव में उन्हें एक नई परमाणु वार्ता को स्वीकार करने के लिए 2 महीने की समय सीमा दी। मुझे लगता है कि केवल ट्रंप ही ऐसा कर सकते हैं। एक क्रूर तानाशाह को पत्र भेजें और कहें, अरे मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। उस पत्र में जो लिखा है वही होने वाला है। ईरान बहुत ऊंचा है, यह मेरी देखने योग्य चीज़ों की सूची में है और जैसा कि आप शायद जानते हैं, मैंने हाल ही में उन्हें एक पत्र भेजा और कहा आपको किसी न किसी तरह से निर्णय लेना होगा और हमें या तो बात करनी होगी और इसे सुलझाना होगा या ईरान के लिए बहुत बुरी चीज़ें होने वाली हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मेरी बड़ी प्राथमिकता, और मैं यह ताकत या कमजोरी के माध्यम से नहीं कहता, मेरी बड़ी प्राथमिकता यह है कि हम इसे ईरान के साथ सुलझा लें। लेकिन अगर हम इसे सुलझा नहीं पाते तो ईरान के लिए बहुत बहुत बुरी चीज़ें होने वाली हैं। अब एक सामान्य ईरानी तरीके से उन्होंने निर्देशक को अस्वीकार कर दिया, बातचीत, लेकिन उन्होंने ओमान के माध्यम से अप्रत्यक्ष वार्ता के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। लेकिन निश्चित रूप से यह कूटनीति नहीं है, वह देरी है। मेरे विचार में आप उन आतंकवादियों के साथ बातचीत नहीं कर सकते जो आपके देश की मौत के नारे लगाते हैं। वे आपके साथ कुछ नहीं करना चाहते सिवाय आपको नष्ट करने के। और मैं आपको बता रहा हूं, ट्रंप इंतजार करते करते थक चुके हैं। तो क्या संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में हमले की तैयारी कर रहा है? मुझे लगता है कि यह $1 मिलियन का सवाल है। और क्या हम आने वाले हफ्तों या महीनों में ईरान की परमाणु सुविधाओं पर सभी हवाई हमलों की मां को देखने जा रहे हैं? देखिए, कोई निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि जब ट्रंप कुछ ऐसा कहते हैं जैसे पहले कभी नहीं हुआ बमबारी, तो आप इसे हंसी में नहीं उड़ाते। आप अपने ईंधन टैंक की जांच करते हैं, आप अपने नक्शे की जांच करते हैं और अगर आप तेहरान में हैं तो आप प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे यह कहना होगा कि इस सब में सबसे पागलपन की बात यह है कि वास्तव में ईरान में रहने वाले ईरानी लोग और ईरानी असंतुष्ट, वे सभी इस सब में ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। वे ट्रंप से शासन पर हमला करने के लिए कह रहे हैं। मेरे पास उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, फारसी भाषा में सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो फारसी में ईरानियों के साथ बातचीत करते हैं और वे मुझे खामेनेई के घर और कार्यालय के निर्देशांक भेजते रहते हैं और मुझसे इसे वायुसेना को देने के लिए कहते हैं। लोग अपनी स्वतंत्रता वापस पाने के लिए कितने बेताब हैं, एक स्वतंत्रता जो एक इस्लामी शासन द्वारा चुराई गई थी। देखिए, ईरान स्वाभाविक रूप से सख्त दिखने की कोशिश करता है। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने टेलीग्राम पर कहा कि अगर अमेरिका, ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान हमला करेगा। डिएगो गार्सिया, भले ही यह एक ब्रिटिश अमेरिकी बेस है, तो उनके शब्दों में वह कह रहे हैं कि ब्रिटिश या अमेरिकी बलों को निशाना बनाने में कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन उस धमकी में एक समस्या है, क्योंकि, और समस्या काफी सरल है, ईरान डिएगो गार्सिया तक नहीं पहुंच सकता। यह 3800 किलोमीटर दूर है, जबकि ईरान की सबसे लंबी दूरी की मिसाइलें केवल 2000 किलोमीटर तक जाती हैं। तो यह अटलांटिक के पार एक रॉकेट फेंकने की धमकी देने जैसा है। लेकिन देखिए, ईरान को उस बेस पर सीधे हमला करने की जरूरत नहीं है। वे जो चाहते हैं वह है अराजकता, वे जो चाहते हैं वह है डर। वे पश्चिमी सरकारों को उनसे सामना करने से डराना चाहते हैं। और यहां इजराइल में हमें उम्मीद करनी चाहिए और तैयार रहना चाहिए कि अगर ईरान कुछ बेवकूफी करने का फैसला करता है तो वे डिएगो गार्सिया के बजाय इजराइल को निशाना बनाना चाह सकते हैं। आप जानते हैं, क्योंकि वे वैसे भी इजराइल को अपना छोटा शैतान कहते हैं और उनके पास ईरान में एक घड़ी टॉवर है जो दिखाता है कि इजराइल कब नष्ट होगा। मुझे लगता है कि हाल के शासन की घड़ी के अनुसार लगभग 20 या 21 साल बचे हैं। तो मुझे अब सभी युद्ध के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामी शासन के प्रमुख अंदर से, भले ही वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, वे ट्रंप से डरते हैं। यही कारण है कि हाल के हफ्तों और महीनों में वे नए भूमिगत मिसाइल शहरों का अनावरण करते रहते हैं और नए विमान दिखाते रहते हैं। उन्होंने अभी चीन और रूस के साथ एक नौसैनिक अभ्यास किया था। वे दिखाना चाहते हैं कि उनके पास क्या है।
और इसका मतलब है कि वे डरे हुए हैं। ईरानी परमाणु सुविधाएं गहराई में भूमिगत फैली हुई हैं, ठीक है, और उनके मिसाइल कार्यक्रम क्षेत्रीय आतंक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। और उनके नेता, मुझे विश्वास है, बंकरों में सोते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अमेरिका के पास किस प्रकार की अग्नि शक्ति रखता है। ईरान कमजोर है, लेकिन हमें खुद को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह भी कोने में है और यह इसे खतरनाक भी बनाता है। शासन निडर दिखना चाहता है, लेकिन यह उस एक चीज से डरा हुआ है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता। एक अमेरिकी राष्ट्रपति जो वैश्विक नियमावली के अनुसार नहीं चलता। देखिए, मैं यहां ट्रंप की रणनीति के बारे में भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि यह कुछ भी आकस्मिक नहीं है, यह युद्धोन्माद नहीं है, यह उच्चतम स्तर पर रणनीतिक दबाव है। आप जानते हैं, ट्रंप ईरान को एक विकल्प दे रहे हैं और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। पहला, एक नया समझौता करें, बम कार्यक्रम बंद करें और फिर से वार्ता में शामिल हों। यह पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प, कड़ी मार झेलें। आप 20 साल तक पुनर्निर्माण नहीं कर पाएंगे। बीडो, विमान वाहक पोत, ईरान के आतंकवादी हथियारों जैसे हूथियों पर चल रहे हमले, यह सब एक दबाव अभियान का हिस्सा है। लेकिन ओबामा युग की रणनीतिक धैर्य के विपरीत यह इंतजार करने के बारे में नहीं है। यह समय सीमा तय करने और उन्हें गंभीरता से लेने के बारे में है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह देखा कि जब रणनीतिक धैर्य होता है तो क्या होता है। ईरान बस अपने कार्यक्रमों को जारी रखता है, गुप्त रूप से, गैर गुप्त रूप से, जबकि पश्चिम को मूर्ख बनाता है। और यहां कुछ ऐसा है जो अधिकांश राजनेता नहीं समझते, और यह है कि आतंकवादी शासन केवल ताकत का सम्मान करते हैं। आप शांति चाहते हैं तो उन्हें दिखाएं कि युद्ध की कीमत क्या है। अब मैं यह तय नहीं करने जा रहा कि यह विश्व युद्ध तय है, गोग और मागोग, दुनिया का अंत। आपके लिए ऐसा करने के लिए पर्याप्त लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं सोचता कि हम वहां हैं, लेकिन मैं यह भी नहीं सोचता कि हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। वह बाइबल में उन राष्ट्रों के गठबंधन के बारे में बात की गई है जो अंतिम दिनों में इजराइल के खिलाफ उठेंगे। यह विशेष रूप से फारस का उल्लेख करता है, जो आधुनिक समय का ईरान है। और हम आज देखते हैं कि ईरान का चीन और रूस के साथ गठबंधन है। चारों ओर देखो, ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है। रूस हमास की निंदा नहीं करेगा, या 7 अक्टूबर। मेरा मतलब है, हिजबुल्लाह के पास जो बहुत सा गोला बारूद है वह रूस से आता है। चीन ईरान का समर्थन कर रहा है और पर्दे के पीछे सौदे कर रहा है। गठबंधन वहां है, और बाइबल यह भी कहती है कि जब वे इजराइल को नष्ट करने आएंगे तब स्वयं भगवान हस्तक्षेप करेंगे। तो हम सिर्फ देख नहीं रहे हैं अभी की खबरें। मुझे लगता है कि हम देख रहे हैं कि बाइबल खुद हमारी आंखों के सामने कैसे खुल रही है। इस पर ध्यान दें। आप जानते हैं, अब आप अमेरिका के बारे में बात नहीं कर सकते ईरान पर हमला करते हुए इजराइल को तस्वीर में शामिल किए बिना, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान पर बमबारी करता है तो इजराइल प्रतिशोध का पहला लक्ष्य होगा। ईरान डिएगो गार्सिया पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन यह तेल अवीव पर हमला कर सकता है। और अगर यह सीधे ऐसा नहीं कर सकता तो यह क्षेत्र के हर आतंकवादी समूह का उपयोग गंदा काम करने के लिए करेगा। लेकिन यहां कुछ है जो आपको समझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू 2026 तक पद पर हैं। फिर हमारे पास आम चुनाव होंगे, और कई रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 2025 यह वर्ष इजराइल के लिए वर्तमान प्रशासन के साथ ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करने का अंतिम अवसर हो सकता है, इससे पहले कि वे पूरी तरह से भूमिगत और संचालन में आ जाएं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूर्व खतरनाक कार्रवाई के लिए अवसर तेजी से कम हो रहा है, और नेतन्याहू इसे जानते हैं। उन्होंने कई बार कहा है, इजराइल कभी भी ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं देगा। यह कोई नारा नहीं है, यह नीति है। नेतन्याहू ने इसे अपने जीवन का मिशन बना लिया है। और अगर अमेरिका कार्रवाई करता है तो इजराइल समन्वय कर सकता है, या यहां तक कि अपनी खुद की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईरान फिर से निर्माण न करे। देखिए, इजरायली वायुसेना ने बहुत अच्छी तरह से साबित कर दिया है कि अगर वह चाहती है तो वह ईरान तक पहुंच सकती है और किसी भी बिंदु को निशाना बना सकती है। इजराइल ने उस अधिकार का प्रयोग किया जब ईरान से सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी गईं, हमारे शहरों को निशाना बनाते हुए। इसके अलावा उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जो मंदिर पर्वत के ऊपर देखी गई। तो स्पष्ट रूप से उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आप मुस्लिम हैं, यहूदी हैं या ईसाई हैं। वे सिर्फ विनाश चाहते हैं, और हम जानते हैं कि इस शासन से कैसे निपटना है। आप जानते हैं, यह सिर्फ
सैद्धांतिक। ओह, आप जानते हैं कि हम यहां किस बारे में बात कर रहे हैं? रिपोर्टों के अनुसार इजराइल की खुफिया सेवाओं ने पहले ही ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी है। इजरायली फिर से विदेशी रिपोर्टों के अनुसार परमाणु हथियार प्राप्त करने के लिए आवश्यक सेंट्रीफ्यूज सुविधाओं को नष्ट कर दिया। इजरायली मोसाद ने यहां तक कि ईरान के शीर्ष गुप्त अभिलेखागार में हैक किया और एक साहसी ऑपरेशन में उन्हें शारीरिक रूप से चुरा लिया। मुझे लगता है कि सवाल यह है, क्या 2025 वह वर्ष होगा जब इजराइल अंततः परमाणु खतरे को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा? कुछ का मानना है कि इजराइल पहले से ही तैयारी कर रहा है, और अगर अमेरिका पहले जाता है तो यह इजराइल को काम पूरा करने के लिए हरी झंडी दे सकता है। किसी भी तरह हम एक तूफान की ओर बढ़ रहे हैं और इजराइल अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, लेकिन इस बार अकेला नहीं। हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन है, और मुझे उम्मीद है कि अन्य मजबूत नेताओं का समर्थन भी मिलेगा जो अपनी रीढ़ ढूंढ लेंगे, क्योंकि ईरानी खतरा सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं है, यह हमारी पूरी सभ्यता के खिलाफ एक खतरा है। वे प्रभुत्व चाहते हैं, मध्य पूर्व से शुरू करते हुए, और दुर्भाग्यवश उनकी दृष्टि में वे इजराइल को देखते हैं उनके उस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बाधा। देखिए, कमजोर नेता बुराई के साथ समझौता करते हैं, मजबूत नेता बुराई को चेतावनी देते हैं। ईरान समझौता नहीं चाहता, वह आत्मसमर्पण चाहता है। यह पश्चिमी भ्रम पर फलता फूलता है और वैश्विक कायरता से पोषण पाता है। लेकिन ट्रंप के साथ खेल बदल गया है और इजराइल हर कदम पर नजर रख रहा है। दिखावा करने का समय खत्म हो गया है। देखिए, अगर आप यहां हैं और आप नहीं चाहते कि आप चूकें महत्वपूर्ण अपडेट्स, क्योंकि हमारे पास और भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगे, सुनिश्चित करें कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और टेलीग्राम पर मुझसे जुड़े हुए हैं, ताकि आप वास्तविक समय के अपडेट्स न चूकें। जमीन से, किसी ऐसे व्यक्ति से जो वास्तव में यहां इजराइल में रहता है, न कि किसी नकली मीडिया न्यूज रूम से जो राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इजराइल से शालोम, मैं हनानी नफ्ताली हूं, और याद रखें, तूफान से मत डरें, इसके लिए तैयार रहें।